कितनी शानदार सुबह है। आज के दिन का इंतजार तो पूरी दुनिया को रहता है, इतवार का। अरे हफ्ते की एक तो छुट्टी होती है इतवार। थोड़े थोड़े बादल हैं, धूप भी आनी शुरू हो रही है। बारिश से थोड़ा पौधे झुक गए हैं, इन पे मिट्टी चढ़ा देते हैं आज। अरे आज कुछ स्पेशल करते हैं। बताओ क्या? राजमा चावल। अरे हाँ, कल ही लेके आया हूँ बासमती राइस, ब्राउन बासमती राइस बाजार से। और मुझे तो बासमती राइस खाना बहुत पसंद है, रोज खाता हूँ अपने खाने में, क्योंकि मेरे मील का ये इंटीग्रल पार्ट है, मुझे बहुत पसंद है। अरे आप रोज चावल खाते हैं? मैंने सुना चावल रोज नहीं खाने चाहिए। आपको नहीं मालूम, इसमें जर्म, ब्रान, एंडोस्पर्म होता है जो टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज के रिस्क को बचाता है। और इसका जो फाइबर होता है ना, वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि हमारे को जल्दी भूख नहीं लगती और हम बार बार खाना नहीं खाते और हमारी ओवर ईटिंग भी नहीं होती। इसलिए ये वेट मैनेजमेंट में भी सहायक है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल मीडियम है, जो कि 50 से 58 के बीच में है ना न्यूट्रिशियस। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस बासमती के लिए देहरादून पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एक्चुअल में ये बासमती देहरादून का है ही नहीं। चलो, जब तक ये पकता है तब तक मैं आपको कहानी बताता हूँ बासमती की। (1839 to 1842) ब्रिटिश एंग्लो वॉर, अफगानिस्तान के बादशाह दोस्त मोहम्मद खान को महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश की फौजों ने सत्ता से उतार दिया और उनको निर्वासित करके लाया गया मसूरी। वहाँ पे उनको बंदी बना के रखा गया। उनके साथ उनका लाव लश्कर भी था। मोहम्मद खान बिरयानी खाने का बहुत शौकीन था, इसलिए वो लोग अपने साथ बैम्बूज के अंदर वहाँ से कुछ मिट्टी और चावल के बीज यानी धान उसमें रख के लेके आए, ताकि मोहम्मद खान उनको उगा के अपनी मनपसंद बिरयानी खा सके। 1843 में वापस मोहम्मद खान सत्तासीन हो गया, अफगानिस्तान वापस चला गया। फिर 1879 में उसके बेटों में से एक बेटा याकूब खान सत्तासीन हुआ। उसको फिर ब्रिटिश फौजों ने सत्ता से उतार दिया और उसके बाद उसको फिर से मसूरी लाया गया। और मसूरी जहाँ पर रखा गया वो जगह थी वाइनबर्ग आइलैंड। वहाँ से फिर याकूब खान देहरादून इसी रोड पर आया और वहाँ पे रहने लगा। याकूब खान भी अपने लाहौर लश्कर के साथ आया था। याकूब खान ने आसपास के इलाकों में धान की खेती करानी शुरू कर दी और उस चावल से बहुत महक आने लगी, खुशबू आने लगी। तो आसपास के लोगों ने याकूब खान से बीज मांगा और उन्होंने भी खेती करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे उस चावल के किस्म की खेती होनी शुरू हुई, यानी बासमती की खेती होनी शुरू हुई। और उसके बाद देहरादून में जो मुख्य उत्पादन केंद्र रहे, उत्पादन की जगह रही बासमती की, वो रही माजरा, सेवला, पित्थू वाला, धर्मा वाला, भारू वाला, पेलियो, डोई वाला। इन इलाकों में धान की खेती की जाने लगी। और ये जो बीज अफगानिस्तान से ये लेके आए थे,
ये अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से लेके आए थे और यहाँ पे ये बीज बहुत तेजी से पनपा, क्योंकि जो शिवालिक और हिमालय के बीच में देहरादून बसा हुआ है, यहाँ की मिट्टी की तासीर कुनार प्रांत जैसी है। और जब ये चावल बहुत मात्रा में यहाँ पैदा होने लगा तो यहाँ के लोगों ने उस महक का और इस चावल का बहुत लुत्फ़ उठाया। मैं भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे एंसेस्टर्स भी बासमती की खेती किया करते थे बड़े स्केल पे। ये जो आप सामने देख रहे हैं पहाड़, हिमालय की रेंज और ये नदी, इसके साथ साथ आखिर तक ये जो पूरा एरिया आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर बासमती की खेती किया करते थे। मुझे अच्छे से याद है अपने बचपन के दिन, मैं भी उनका हाथ बटाया करता था। और ये जो खेती होती थी यहाँ पे, इसका सिंचाई इसी नदी से हुआ करता था, क्योंकि अभी तो यहाँ पे खेती बंद हो गई है। तो नदी से जो पानी बांध के ऊपर लाया जाता था खेतों में, तो इस तरह की गूल से लाया जाता था, इसको गूल बोला जाता है। तो इससे पूरे खेतों में, उसको क्यारियाँ बोलते हैं, उन क्यारियों के अंदर सिंचाई हुआ करती थी। तो चावल कैसे पैदा किया जाता है, धान को भिगोया जाता है और उसके बाद उस भीगे हुए धान को, वो थोड़ा मुलायम हो जाता है, उसको फिर पत्तों के नीचे फैला के दबाया जाता है ताकि उसको हीट मिले, उसमें मॉइस्चर आ जाए और उसके अंदर अंकुर फूट जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्यारियाँ होती थी, उन क्यारियों के अंदर उसको बोया जाता था और कुछ दिन के बाद वो पौध के रूप में उग जाता था। फिर जब वो इतना बड़ा बड़ा लगभग हो जाता था तो उस पौध को उखाड़ा जाता था और पौध को उखाड़ के उनकी गुच्छियाँ बनाई जाती थी। गुच्छियाँ बना करके फिर पूरे एरिया में उसको रोपा जाता था पौध को, और फिर नवंबर दिसंबर में धान तैयार हो जाता था। और फिर धान को सुखाने के बाद उसको सेलर मशीन में ले जाया जाता था, धान कूटा जाता था, उसका छिलका अलग हो जाता था, चावल अलग हो जाता था और वो महकदार बासमती, वो स्वादिष्ट बासमती हमें खाने को मिलता था। इस तरह से चावल की पैदावार की जाती थी और फिर उस प्रोड्यूस को ट्रैक्टर से हम आड़त तक ले जाया करते थे। और फिर कृषि विज्ञान का प्रसार हुआ। पूसा इंस्टीट्यूट ने पूसा वन नामक एक प्रजाति तैयार की, जिसके कारण इसका बहुत बड़े स्केल पे उत्पादन होने लगा और अब बासमती हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में उगाई जाने लगी। अब बासमती की 34 किस्में हैं और मानकों के अनुसार बासमती चावल की जो लंबाई है वो 6.61 mm और 2 mm गोलाई होनी चाहिए। इस मापदंड का चावल बासमती की श्रेणी में रखा जाता है। अभी मुझे पास के गांव में एक सज्जन मिले। आपका नाम क्या है? खलील अहमद। खलील अहमद जी। खलील अहमद जी, आप यहीं पे रहते हैं, खेती करते हैं? जी। तो अभी क्या सीजन चल रहा खेती का? अभी तो धान का ही है। धान का चल रहा, तो पानी वानी देने का चल रहा होगा अब तो? धान का निलाई का है। निलाई का है। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप खेती धान की? ऐसे हो गई 25-30 साल। 25-30 साल। तो 25-30 सालों में धान की खेती बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है, प्लॉटिंग होगी खेतों में। तो प्लॉटिंग हो गई। अच्छा, आधी ज़मीनें बिक गई। आधी ज़मीनें बिक गई। तो बासमती उगाते हैं ज़्यादातर? बासमती भी है, हाइब्रिड भी ज़्यादा। अब हाइब्रिड ज़्यादा उगाते अब हाइब्रिड उगाते हैं। हाइब्रिड क्यों उगाते हैं? हैं, उसकी पैदावार ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा मिलता है उससे, बासमती से कम मिलता है। बासमती की खरीदनी है सही, खरीद सही नहीं है। और अब से 25-30 साल पहले जब आपने खेती करनी शुरू करी थी, जो बासमती आप उस टाइम उगा रहे थे, उस बासमती में और आज की बासमती में क्या फ़र्क है? फर्क यही है कि एक तो पानी की बरसात भी सही नहीं है इस बार,
इस बार का कई साल से बरसात हो नहीं रही थी। हाँ हाँ। अच्छा, बीज भी हो सकता है, कुछ बीज भी नए नए चेंज हो गए। अच्छा, वो खुशबू नहीं है जो पहले खुशबू थी बासमती में और स्वाद? चावल में। स्वाद में भी थोड़ा बहुत फर्क है, स्वाद में तो खैर इतना फर्क नहीं है। खुशबू बाकी में? खुशबू में फर्क है। खुशबू में आपका जो मेन फर्क है वो खुशबू में है। अच्छा, हाँ। तो आपके हिसाब से बासमती ज़्यादा अच्छा है खाने में या बाकी चावल अच्छे हैं? बासमती बढ़िया है, बेस्ट सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। अब उसके बावजूद भी उसकी खरीद नहीं है खरीदनी है क्योंकि उसमें लाभ ज़्यादा नहीं मिलता इसलिए। और दूसरा, जैसे आपने बताया, पैदावार करने की जगह भी कम हो गई। बहुत ज्यादा कम हो गई, बहुत कम, आधी कम हो गई। आधी कम हो गई है। चलिए, धन्यवाद खलील अहमद जी। कम से कम 600 बीघे जमीन चली गई। 600 बीघा जमीन चली गई आपके इस गांव की? हाँ, इलाके की समझ लो, पुल से लेके हाँ। और पेड़ियों तक। तो ये आपके गांव का इलाका हो गया ना? तो जितने इलाके में आपकी, कम से कम मेरे हिसाब से 400 बीघे के करीब भुट्टी जमरेडी की जमीन कम होगी, 2 गाँव। और थी कितनी या? जमीन तो खैर बहुत थी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस पिछले थोड़े से टाइम में आपके क्षेत्र में 400 से 600 बीघा धान उगाने की जगह कम हो गई। कम हो गई, बिक्री हो गई, प्लॉटिंग हो गई। हो गई। तो मतलब ये हुआ कि अब धान की जगह बिल्डिंगें उग रही हैं। बिल्डिंग हो गई। धन्यवाद खलील अहमद जी, आपसे बात करने का आपने टाइम दिया। हेलो। कहाँ हो? खाना तैयार है। आ रहा हूँ बस। कैसी लगी बासमती की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगले हफ्ते। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करोगे ना?